हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 9 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 9 जनवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन रहेंगे जो कि कुछ महीने पुराने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं और इसका हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। और टोटल अगर देखा जाए तो आज हम लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम 55 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। 55 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे। इसके अंदर ही हम वीडियो समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन। हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेशिया के साथ। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत और मलेशिया के बीच में पहली बार जो है सुरक्षा वार्ता पर सुरक्षा को लेकर एक वार्ता हुई है। और मलेशिया जो है यह आसियान कंट्री का देश है, तो इस प्रकार से यह पहला आसियान कंट्री है जिसके साथ भारत सरकार ने सुरक्षा वार्ता पर बात करी है। और यह जो बात हुई है इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो नई दिल्ली में किया गया है। और इसकी अध्यक्षता अगर पूछे भारत की तरफ से किसने करी है तो अजीत डोभाल जी ने करी है, जो कि वर्तमान में हमारे NSA हैं यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और इसका जो है जो ये वार्ता हुई है इसका उद्देश्य क्या है तो आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और साइबर जो सुरक्षा होती है इसमें कैसे बेहतर किया जा सके, उसी के लिए यह सारी सुरक्षा पर वार्ता हुई है। ठीक है, किसके बीच हुई है तो पहला आसियान कंट्री बन गया है मलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मलेशिया के साथ भारत के कौन कौन से अभ्यास होते हैं तो भारत और मलेशिया के बीच में 3 अभ्यास होते हैं। एक तो होता है हरिमो शक्ति अभ्यास, दूसरा लक्ष्मण से समुद्र लक्ष्मण अभ्यास और तीसरा उदार शक्ति अभ्यास। ठीक है, मलेशिया की राजधानी पूछे क्या है तो कुआलालंपुर है और मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस गांव के धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो सही विकल्प हो जाएगा छत्तीसगढ़। गांव कौन सा है? धुड़मारस गांव है जिसको पर्यटन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। हाल ही में AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? तो सेवा को सेबी ने लॉन्च किया है। ठीक है, सेवा सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी अगर पूछे पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है माधवीपुरी बुच्च। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसकी खोज की गई थी टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 2024 में पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? तो तीसरा जीता है स्वप्निल कुसाले ने। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं तो भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 ब्रोंज मेडल है और 1 सिल्वर मेडल है। ठीक है, तो ये हम 6 के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला जो ब्रोंज मेडल जीता गया था मनु भाकर जी के द्वारा जीता गया था। दूसरा मनु भाकर और सबरजोत सिंह जी ने मिलकर जीता था। तीसरा जो है स्वप्निल कुसाले ने जीता था। चौथा इंडियन हॉकी टीम ने जीता था। अगर पूछे किसको हरा के जीता था तो स्पेन को हरा के जीता था। ठीक है, किसको? स्पेन को। नेक्स्ट हमारा है 5वां अमन सहरावत ने जीता था। और जो छठा पदक है जो कि सिल्वर मेडल जीता गया था नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था। इनका खेल अगर पूछे क्या है तो इनका खेल है भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो, और इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल देश के लिए जीता था। सॉरी, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इनके पास प्रस्ताव जो है इनको जो है आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन कंफर्म नहीं था। अभी जो है कंफर्म हो गया है कौन बनने वाले हैं, प्रबोवो सुबियांटो बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 26 जनवरी अगर पूछे कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है तो यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 2025 में पूछे कि मुख्य अतिथि कौन बनाए जाएंगे तो मुख्य अतिथि बनाए जाएंगे प्रबोवो सुबियांटो बनाए जाएंगे। और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और इस बार अगर पूछे कि थीम क्या रखी गई है तो 2025 में थीम रखी गई है स्वर्णिम भारत
विरासत और विकास इसकी थीम रखी गई है। वहीं पूछे कि 2024 में मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे, तो इमैनुअल मैक्रोन बनाए गए थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। और इस टाइम पे जो है अगर पूछे कि थीम क्या रखी गई थी, तो भारत लोकतंत्र की जननी यह थीम रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जब पहली बार यानी कि 26 जनवरी 1950 में जब हम पहली बार अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहे थे, तो किस देश के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि बनाए गए थे, तो इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति पहली बार बनाए गए थे, जिनका नाम क्या था, सुकर्नो था। क्या नाम था, सुकर्नो इनका नाम था। ठीक है, और ये पहली बार बनाए गए थे। और 2025 में भी इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांटोनो अध्यक्ष मतलब मुख्य अतिथि बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। तो इस डेट को याद रखने के लिए हर साल 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और पूर्ण स्वराज्य दिवस की अगर पूछे कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की पहली बार कब मांग किया गया था पूर्ण स्वराज्य का, तो 1929 में किया गया था। ठीक है, किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। आपको बताना है कि लाहौर अधिवेशन किसने करा था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी ने करा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में टाटा पावर ने किस देश की ध्रुव ग्रीन पावर के साथ 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के साथ समझौता किया है, तो नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल का क्या है, ध्रुव ग्रीन पावर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में सफल परीक्षण चक्र यानी कि बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सफल किसने लॉन्च किया है, सीबीएसई ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, और ये सर्बिया देश के हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ की है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उड़ीसा ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना यह किसने शुरू करा है, तो यह उड़ीसा सरकार ने शुरू करा है। और यहाँ के सीएम पूछे कौन है, तो मोहन चरण मांझी जी हैं। और यह योजना शुरू किया गया है भुवनेश्वर से। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा में यह योजना शुरू किया गया है मोहन चरण मांझी जी के द्वारा। और इस योजना के तहत जो है सरकार ने कितने रुपए का बजट प्रस्ताव किया है, तो 156 करोड़ का बजट प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है जो एसटी समुदाय के बच्चे हैं, ये जो है अधिकतर आप सभी देखते होंगे 5वीं पढ़ने के बाद जो है स्कूल छोड़ देते हैं, या 8वीं पढ़ने के बाद जो है स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो एसटी समुदाय के बच्चे हैं, इनको जो है ड्रॉप आउट को कम करने के लिए शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया है। यानी कि जो एसटी समुदाय के बच्चे हैं उनको स्कूल में कैसे रोका जाए, इसी के लिए यह योजना लाई गई है। और इस योजना के तहत जो है जो बच्चे 8वीं तक पढ़ेंगे, सिर्फ एसटी समुदाय के, ठीक है, जो बच्चे 8वीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद 9वीं में एडमिशन लेंगे, तो उनको जो है 5000 रुपये दिया जाएगा। यानी 9वीं 10वीं करेंगे, फिर इसके बाद अगर 11वीं में एडमिशन लेंगे, फिर उनको जो है इस योजना के तहत 5000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को ड्रॉप आउट करने के लिए यह योजना शुरू की गई है उड़ीसा में, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सुभद्रा योजना और लाभ योजना, सुभद्रा और लाभ योजना अगर पूछे कहाँ शुरू किया गया था, तो ये दोनों योजनाएं भी उड़ीसा में शुरू किया गया था। वहीं बात करते हैं कि 2025 में, ठीक है, 2025 में 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना था, ये कहाँ मनाया जा रहा है, तो यह उड़ीसा में ही मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और इस बार कहाँ मनाया जा रहा है, तो उड़ीसा में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह 2 लोगों को मिला है, डेनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर हैं, इनका नाम है फिलिप नोइस को दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया है, तो यह 2 जगहों पर हुआ है, राजस्थान और तमिलनाडु में। हाल ही में रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है, तो INS शिवालिक जीता है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत GDP अनुमान
जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि में कितना अनुमान लगाया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 6.4%। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसके द्वारा जो है वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि में कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है, तो यह 6.4% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो यह जो है 2024-25 का जो है जीडीपी वृद्धि दर बताया गया है। वहीं बात करते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है 2023-24 में, ठीक है, यानी कि 2023-24 में जीडीपी वृद्धि में कितना अनुमान था, तो मतलब यह कितना था, तो यह जीडीपी वृद्धि का 8.2% था। ठीक है, कितना, तो 2023-24 में। ठीक है, और लेकिन 2024-25 में जो अनुमान लगाया गया है यह जो है 6.4% लगाया गया है, यानी कि 2023-24 की अपेक्षा जो है यह जो है वृद्धि दर कम है। ऐसा क्यों, इसका कारण बताया गया है कि भारत में निवेश की कमी हो रही है, यानी कि बाहर के देश भारत में निवेश कम कर रहे हैं और भारत में जो विनिर्माण कार्य हैं यह बहुत ही कमी हो गई है, इसमें विनिर्माण कार्यों में भी कमी हो गई है। लेकिन एक क्षेत्र है जो कृषि क्षेत्र है, इसमें सुधार हुआ है। ठीक है, सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही सुधार हुआ है, बाकी की निवेश और विनिर्माण में कमी देखी गई है। इसी वजह से जो है जो वित्त वर्ष है 24-25 इसमें जो है जीडीपी की वृद्धि दर कम देखी गई है, जो कि 6.4% देखी गई है, और 23-24 में यह जो है काफ़ी आगे तक थी, यानी कि 8.2% थी। आपको कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर में काफ़ी गिरावट देखी गई थी, यानी कि -5.8% की गिरावट देखी गई थी। ठीक है, तो यह किस वर्ष देखा गया था, तो ये आपको याद रखना है 2020 और 21 में देखा गया था। ठीक है, 2020 और 21 में देखा गया था, ये आपको याद रखना है। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे हमारे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ के पूरे विश्व में जो है कोविड-19 का प्रकोप देखा गया था। ठीक है, तो इस पर जो है हमारा जो जीडीपी का ग्राफ था ये काफ़ी नीचे चला गया था, और बाकी के हर साल तो जो है ये ऊपर ही रहता है, लेकिन इस टाइम पे जो है नीचे देखा गया था। तो ये भी आपको डाटा रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुना बड़े और 60 गुना भारी ग्रह TOI 665 की खोज की है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो यह रिपोर्ट जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक का मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, और इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी, तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह को प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है, तो यह उपग्रह है नेपाल का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। तो 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, यह बन गया है इंडोनेशिया। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी टाइम लेंगे क्योंकि इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ब्रिक्स की बात करते हैं कि इसमें अगर पूछे कि वर्तमान में कितने देश हैं, तो ब्रिक्स में अगर बात करें कितने देश हैं, तो इसमें 5 देश हैं। ऐसे देश जो विकासशील हैं, काफ़ी तेज़ी से इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो B फॉर भारत हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, R फॉर रूस हो जाएगा, I फॉर हो जाएगा इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसकी जो है ब्रिक्स की 2024 में बैठक कहाँ हो रही थी, इसकी बैठक हुई थी कजान शहर रूस में। ठीक है, और यहीं पे जो है 5 देश इसमें भाग लिए थे, जो कि 2023 की बैठक में इसमें जो है इसकी सदस्यता को स्वीकार किया था। एक देश इसमें था जिसका नाम है अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये भी शामिल होना चाहता था, लेकिन ये जो है शामिल नहीं हुआ था। तो इसे भी आपको याद रख लेना है कि अगर पूछे कि कौन अभी जो है हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया, तो अर्जेंटीना ने मना किया था। बाकी के 2024 में जो बैठक हो रही थी ब्रिक्स की रूस में, इसमें जो है 5 देश भाग लेते हैं। कौन कौन से, सऊदी अरब, ईरान, UAE, मिस्र और इथोपिया। इसमें से जो 4 देश हैं ईरान, UAE, मिस्र और इथोपिया, ये पूर्ण रूप से जो है ब्रिक्स की सदस्य बन गए, यानी कि 5, 4, 9 देश हो गए। ठीक है, इसमें जो सऊदी अरब था ये सबको कन्फ्यूजन में रखा था, ये पूर्ण सदस्य बनेगा या नहीं बनेगा, तो अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ इसमें शामिल होने की बात करी है, लेकिन अभी ये पूर्ण सदस्य नहीं बना है। वहीं जो है ब्रिक्स का जो है 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, वो बन गया इंडोनेशिया। ठीक है, तो 10वां अगर पूछे पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया, तो वह इंडोनेशिया बन गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सऊदी अरब अभी कन्फर्म नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं कि 2025 की बैठक ब्रिक्स की कहाँ होगी, तो यह ब्राज़ील में होगा। कहाँ पर, ब्राज़ील में होगा, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं
कि G20 का जो नवीनतम देश बना है कौन सा है, तो अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय पूछे कहाँ है, इथोपिया में है। कहाँ पर, इथोपिया में है। और इथोपिया की राजधानी का नाम है अदिस अबाबा। क्या है, अदिस अबाबा जो है इसकी राजधानी है, तो आपको याद रखना है अबाबा। अब बात करें कि अफ्रीकन यूनियन का अगर पूछे कि मुख्यालय कहाँ है, अदिस अबाबा में है। अगर ये ना रहे तो इथोपिया जरूर रहेगा। एडीबी का नया सदस्य कौन बना है, तो इजराइल बना है। एससीओ का नया सदस्य देश बना है बेलारूस। और एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का अल्जीरिया बना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में जल प्रदूषक का पता लगाने वाला उपकरण एरो ट्रैक किसने विकसित किया है, तो आईआईटी बॉम्बे ने। हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है, तो यह उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। और वहीं पूछे कि अनाज एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है, तो यह गुरुग्राम में लॉन्च हुआ है। ठीक है, राइस वाला कहाँ पे, उड़ीसा में, और अनाज वाला गुरुग्राम हरियाणा में। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो दूसरी है आईएनएस अरिघात। और पहली पूछे कौन सी है, तो आईएनएस अरिहंत है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है। तो जो ये 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर रमेश चंद्र जी को बनाया गया है। अभी जो है थोक मूल्य सूचकांक के वर्ष में जो है संशोधन की बात करी गई है। जो थोक मूल्य सूचकांक है इसमें संशोधन की बात करी गई है। जो इसका आधार वर्ष अब तक इससे काउंट किया जा रहा था वो आधार वर्ष था 11 और 12। ठीक है, 2011-12 यह जो है इसी के आंकड़े के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता था। लेकिन अभी जो है इसके आधार वर्ष में यानी कि 2011-12 में संशोधन करके अब इस पर जो है नया आधार वर्ष किसे बना दिया गया है, तो यह बनाया गया है 22-23 को। ठीक है, तो 22-23 को बना दिया गया है। और इसी 22-23 को अच्छी तरह से जांच परख करने के लिए जो कार्य समूह की जांच के लिए 18 सदस्यीय सदस्य का मतलब गठन किया गया है। इस जांच कमेटी का अगर पूछे कि इस 18 सदस्य का गठन जो किया गया है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र जी बनाए गए हैं। ठीक है, ये बनाए गए हैं। और पूछे कि प्रोफेसर रमेश चंद्र जी कौन है, तो यह नीति आयोग के सदस्य भी साथ साथ में है। ठीक है, तो इन्हीं को जो है 18 सदस्यीय जो गठन समिति बनाई गई है उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। और इस 18 सदस्यीय समिति का कार्य क्या होगा, तो यह कार्य समूह की जांच करेगा। किस वर्ष के, तो 22-23 के वर्ष के जांच करेगा जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बनने वाला है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में क्षतिग्रस्त हुई सी लाइन 1 दूरसंचार केबल का संबंध किससे है, तो यह जो है उत्तरी सागर में बनाया गया है। और यह सी लाइन 1 दूरसंचार जो है किस देश से कनेक्ट करता है एक दूसरे को, तो फिनलैंड और जर्मनी को कनेक्ट करता है। स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो कतर एयरलाइंस को मिला है। नेक्स्ट वही प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर पद से बर्खास्त किया है, तो ऐसा किया गया थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो दक्षिण तटीय रेलवे की अगर पूछे कि स्थापना कब करी गई थी, तो 2019 में करी गई थी। और इसका नया मतलब इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया है, तो इस मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है विशाखापट्टनम में। इसकी पूरी व्याख्या देखें तो भाषाई आधार पर अगर पूछे बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन इसी आंध्र प्रदेश में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नया स्टेट अलग करके बना दिया जाता है जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना के पास जो है जो जोन था रेलवे जोन चला जाता है और आंध्र प्रदेश के पास कोई भी रेलवे जोन नहीं था। तो इस प्रकार से 2019 में एक नया रेलवे जोन बनाया गया था 2019 में। ठीक है, बनाया गया था। और अभी जो है इसी नए रेलवे जोन का एक दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय बनाया गया है किसको, तो यह विशाखापट्टनम को बनाया गया है। तो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय किसे बना दिया गया है, तो यह विशाखापट्टनम को बना दिया गया है। और इसका उद्घाटन अगर पूछे इसका शुभारंभ किसने करा है, तो पीएम मोदी जी ने करा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं पूछे कि दक्षिण तटीय अब रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको बताना है विशाखापट्टनम में है जिसकी शुरुआत पीएम मोदी जी ने करी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हमारे देश में कुल कितने रेलवे डिवीज़न हैं, तो कुल 69 यानी 69 रेलवे डिवीज़न है। 69वां अभी 2 दिन पहले बनाया गया था जिसका नाम है जम्मू में बनाया गया था।
वहीं बात करते हैं कि भारत में कुल कितने जोन हैं, तो कुल जो है 18 जोन हैं। वहीं पूछे कि रेलवे नेटवर्क में पूरे विश्व में भारत की रैंक क्या है, तो चौथा है। पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, चौथे पर भारत। ठीक है, तो ये चौथा रैंक है। वहीं बात करते हैं किसी विशाखापट्टनम में एक गांव का नाम है जिसका नाम है पुदीमदका गांव। पुदीमदका गांव है और ये गांव पूछे कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। इसी गांव में पीएम मोदी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की शुरुआत करी है। और इस ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना में पूछे इसका निर्माण कौन करने वाला है, तो इसका निर्माण करने वाला है एनटीपीसी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन किया है, तो रूस ने करा है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है SSLV-D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है, तो पर्वत नेनी हरीश जी को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कौशल उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो जो भी मतलब किसी का भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उनके उपचार के लिए जो है एक योजना शुरू करी गई है, राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना। इस योजना के तहत जो मतलब जिनका एक्सीडेंट हुआ है, पीड़ित को कितने रुपए का जो है सहायता दिया जाएगा, तो इसमें दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो मिनिमम जो है 1.5 लाख रुपए की इसमें सहायता दी जाएगी। राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना यह अगर पूछे किसने शुरू करा है, तो नितिन गडकरी जी ने शुरू करा है, जो कि वर्तमान में सड़क मार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। इस योजना के तहत अगर जो है सड़क दुर्घटना में किसी के साथ सड़क दुर्घटना होती है तो उस पीड़ित को जो है 1.5 लाख रुपए का जो है उपचार के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगी तो ये और अधिक पैसे दिया जाएगा, लेकिन मिनिमम कम से कम जो है 1.5 लाख रुपए उपचार के लिए दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो उसको पैसे दे दिए जाएगा, वो घर लेकर आएगा, नहीं, वो डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल पे जाएगा। ठीक है, उपचार करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रश्न की, हाल में भारतीय सेना ने बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है, तो यह गुजरात में किया है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है, तो यह बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन से संबंधित है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह केसी वेणुगोपाल जी को बनाया गया है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसरो के 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं V नारायणन जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, इसमें भी टाइम लग जाएगा, मुझे पता है जो है वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत पड़ रही है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। ठीक है, और इन्हीं को जो है अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। वहीं पूछे कि इसरो का 10वां अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये एस सोमनाथ जी बने थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक चलेगा, तो ये 14 जून तक मतलब 14 जनवरी तक इनका जो है कार्यकाल इसरो में रहेगा। इसके बाद 11वें अध्यक्ष के रूप पर किसे नियुक्त कर दिया गया है, तो V नारायणन जी को नियुक्त कर दिया गया है और साथ साथ में इन्हें जो है अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, इसरो का अध्यक्ष और साथ साथ में अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल कब शुरू होगा, तो 14 जनवरी को इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, जिस दिन जो है एस सोमनाथ जी का कार्यकाल समाप्त होगा। एस सोमनाथ जी अगर बात करते हैं कि इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। शेर जिसने चांदनी पी ली आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के टाइम में पहला देश बन गया भारत, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला बना था। ठीक है, और पूछे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा मिशन भेजा गया था, तो चंद्रयान 3 भेजा गया था। आपको बताना है किस रॉकेट से यह मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है, अगर नहीं याद आए तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट में। अगर कोई भी सही बताएगा तब तो ठीक है, गलत बताएगा तो मैं इसको सही बता दूंगा। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किस रॉकेट से जो है चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह पेरू में हुआ है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किए हैं, तो एस करुणानिधि जी की याद में। 9वां महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ है, तो UAE में आयोजित हुआ है।
भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा, तो यह स्थापित हुआ है हरियाणा में, ठीक है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में स्थापित हुआ है। यहाँ पूछे कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो 9वें क्रम का महिला T20 विश्व कप, तो यह आयोजित हुआ था यूएई में। वैसे कहाँ पे होना था, तो बांग्लादेश में, लेकिन भगदड़ हो जाने के कारण यह यूएई में स्थापित हुआ था। इसमें पूछे विजेता कौन बना है तो विजेता बना है न्यूजीलैंड, ठीक है। और उप विजेता पूछे कौन बना है, तो साउथ अफ्रीका बना है, ठीक है। और वहीं मेल वाले में पूछे विजेता कौन बना है, तो मेल वाले में विजेता बना है भारत। कौन बना है, भारत, भारत बना है। और उप विजेता पूछे कौन बना है, तो साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका दोनों में उप विजेता बना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा, तो यह दिल्ली में बनेगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी कहते हैं, प्रणब मुखर्जी जिनका अभी मतलब 2020 में इनका निधन हो जाता है, और ये हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल था 2012 से लेकर 17 तक, ठीक है। और ये हमारे देश के विभिन्न पदों पर भी रह चुके थे, जैसे वित्त मंत्री बने थे, और विदेश मंत्री भी रह चुके थे, और कुछ समय के लिए रक्षा मंत्री भी बने थे। और इन्हें जो है भारत सरकार यानी कि बीजेपी के द्वारा इन्हें 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, प्रणब मुखर्जी जी को, ठीक है। 2019 में 3 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था, प्रणब मुखर्जी जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका जी को, ठीक है। अभी जो है पीएम मोदी जी ने घोषणा करी है कि प्रणब मुखर्जी जी का जो स्मारक बनेगा ये कहाँ बनेगा, तो इसकी घोषणा करी है राजघाट, ठीक है, राजघाट दिल्ली में जो है इनका स्मारक बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में किसे लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, आर्यन सबलिंका जीती हैं, और ये कहाँ की हैं, बेलारूस की। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है, तो अमूल है, ठीक है। तो मैंने पूछा था कि चंद्रयान 3 जो है किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, इसका कमेंट में आप सभी हमें जरूर जवाब देंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।